नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी की एक बहुत ही बुनियादी प्रक्रिया की, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। हाँ, ये वही प्रक्रिया है जिससे जीवन बढ़ता है, बदलता है, खुद को ठीक करता है। और इसके लिए हमने एक लेख पढ़ा है जो कोशिका विभाजन और उसके चक्र के बारे में काफी कुछ बताता है। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि ये पूरा सेल साइकिल, ये चक्र चलता कैसे है, विभाजन कितने तरह का होता है और असल में जीवन के लिए इतना जरूरी क्यों है। कभी सोचा है कि एक छोटी सी कोशिका से हम जैसा इतना बड़ा जीव कैसे बन जाता है, या फिर चोट लगती है तो वो त्वचा ठीक कैसे हो जाती है। जादू सा लगता है ना, पर इसके पीछे है कोशिका विभाजन की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। चलिए आज इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिका चक्र की, सेल साइकिल। ये सिर्फ कोशिका का दो में बट जाना तो नहीं है, इसमें काफी कुछ होता होगा। सुना है हार्वर्ड और पील्स ने इसे कुछ चरणों में बांटा था। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोशिका का असल में बटना, जिसे हम एम अवस्था या एम फेज कहते हैं, वो तो इस पूरे चक्र का एक छोटा सा हिस्सा है। ज्यादातर समय तो कोशिका, आप कह सकते हैं, तैयारी में लगाती है। तैयारी में? हाँ, एक लंबी तैयारी की अवस्था होती है विभाजन से पहले। इसे अंतरावस्था या इंटरफेज कहते हैं, मतलब दो विभाजनों के बीच का वक्त। इसमें कोशिका अगले राउंड के लिए रेडी होती है, एनर्जी जमा करती है, अपने पार्ट्स डबल करती है और सबसे जरूरी, अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, उसकी कॉपी बनाती है। अच्छा, तो मतलब विभाजन एक घटना है, लेकिन उसके पहले की तैयारी एक पूरी प्रक्रिया है। ये अंतर अवस्था है, इसमें क्या क्या होता है फिर स्टेप बाय स्टेप? हाँ, इस अंतर अवस्था को भी मतलब समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है जीवान अवस्था। इसमें कोशिका का साइज बढ़ता है, वो काफी एक्टिव रहती है, जरूरी आरएनए और प्रोटीन बनाती है। समझिए जैसे जैसे कोई बड़ा काम करने से पहले की तैयारी चल रही हो। फिर आता है एस अवस्था। एस मतलब सिंथेसिस। ये बहुत ही अहम है, क्योंकि इसी दौरान कोशिका अपने पूरे डीएनए की बिल्कुल हूबहू कॉपी तैयार करती है। इसे डीएनए रेप्लिकेशन या द्विगुणन कहते हैं। और हाँ, एक बात और, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ना, जो डीएनए को पैक करके रखते हैं। हाँ, सुना है। वो भी इसी एस अवस्था में बनते हैं। ये जानकारी भी हमारे स्रोत में थी। अच्छा, यानी डीएनए कॉपी हो गया, उसे पैक करने का सामान भी बन गया। ये तो बहुत बड़ा काम है। फिर क्या अब कोशिका तैयार है बटने के लिए? लगभग तैयार है। एस अवस्था के बाद एक और छोटा सा चरण आता है, G2 अवस्था। ये एक तरह का फाइनल चेक पॉइंट है। कोशिका देखती है कि डीएनए ठीक से कॉपी हुआ या नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं रह गई। विभाजन के लिए कुछ और प्रोटीन चाहिए तो वो बनाती है। अपने अंदर के छोटे छोटे हिस्से, अंगक, उनको डबल करती है। जब सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है तो वो आगे बढ़ती है एम अवस्था में, यानी असली विभाजन में। समझ गई। G1, फिर S में डीएनए कॉपी, फिर G2 में फाइनल चेकिंग। ये हो गई पूरी तैयारी। अब आता है असल पड़ाव, M अवस्था, कोशिका का बटना। इसमें क्या शामिल है? एम अवस्था में मोटे तौर पर 2 बड़े काम होते हैं। पहला, कोशिका का जो कंट्रोल सेंटर है, केंद्रक या न्यूक्लियस, जिसमें डीएनए है, उसका बंटवारा। इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और दूसरा, केंद्रक के अलावा कोशिका का बाकी सारा सामान, यानी साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, उसका बंटवारा। इसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और ये जो केंद्रक का बंटवारा है, कैरियोकाइनेसिस, ये खुद अपने आप में एक पूरी कहानी है। इसके भी 4 चरण होते हैं। 4 चरण? बाप रे, कौन कौन से हैं ये और इनमें क्या होता है? पहला है प्रोफेज। इसमें क्या होता है कि कोशिका के अंदर जो डीएनए धागे की तरह फैला रहता है ना, हाँ। क्रोमैटिन, वो एकदम कसकर लिपटकर मोटे मोटे स्ट्रक्चर बना लेता है। इन्हें हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी के साथ जुड़ा होता है, तो वो एक्स जैसा दिखता है। इसी टाइम पे न्यूक्लियस के चारों ओर की झिल्ली और उसके अंदर की केंद्रिका वो गायब होने लगती है और कोशिका में कुछ खास धागे बनने लगते हैं, तरकु तंतु या स्पिंडल फाइबर। ठीक है। तो क्रोमोसोम दिखने लगे, न्यूक्लियस की झिल्ली हटने लगी। इसके बाद आता है मेटाफेज। मेटा मतलब बीच में। इसमें सारे के सारे क्रोमोसोम कोशिका के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन में आ जाते हैं, जैसे परेड में खड़े हों। अच्छा। इसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और वो जो स्पिंडल फाइबर बने थे ना प्रोफेज में, हाँ, वो आकर हर क्रोमोसोम के बीच वाले हिस्से, सेंट्रोमियर, से जुड़ जाते हैं। ये स्टेज क्रोमोसोम को साफ साफ देखने और गिनने के लिए बेस्ट होती है। लाइन में लग गए सब। हाँ,
अब क्या इन्हें अलग अलग किया जाता है? बिल्कुल। अगला स्टेज है यही, एनाफेज। इसमें हर क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, वो बीच का पॉइंट, वो टूट जाता है। तो जो दो कॉपी एक साथ थीं, सिस्टर क्रोमेटाइड्स जिन्हें कहते हैं, वो अब अलग हो जाती हैं और खुद एक पूरा क्रोमोसोम बन जाती हैं। ओह, और वो स्पिंडल फाइबर उन्हें खींचकर कोशिका के दो उल्टे सिरों यानी पोल्स की तरफ ले जाते हैं, जैसे बराबर बराबर बंटवारा हो रहा हो। और फिर आखिरी चरण, उसमें क्या होता है? आखिरी है टीलोफेज। इसमें जो क्रोमोसोम दोनों सिरों पर पहुंच गए हैं, वो फिर से ढीले पड़ने लगते हैं, वापस क्रोमैटिन जाल जैसे बन जाते हैं। उनके चारों तरफ नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली बन जाती है, केंद्रिका भी वापस आ जाती है। तो अब एक ही कोशिका में दो नए पूरे न्यूक्लियस तैयार हो गए। अच्छा, यहाँ पर केंद्रक का बंटवारा यानी कैरियोकाइनेसिस पूरा हो गया। दो न्यूक्लियस बन गए, पर कोशिका तो अभी भी एक है। बाकी का बंटवारा, वो साइटोप्लाज्म वाला, वो कैसे होता है? हाँ, तो कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ या उसके तुरंत बाद होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का बंटवारा। एनिमल सेल में, मतलब जंतु कोशिका में, ये बाहर से अंदर की तरफ होता है। झिल्ली में एक खांच बनती है, वो गहरी होती जाती है और कोशिका को दो में तोड़ देती है। और पौधों में, उनमें तो सेल वॉल होती है बाहर। सही कहा। पौधों में क्योंकि बाहर वो सख्त दीवार होती है, तो ये अंदर से बाहर की तरफ होता है। बीच में एक नई दीवार जैसी चीज बनती है, कोशिका प्लेट। वो दोनों तरफ बढ़ती है और पुरानी दीवार से जा मिल जाती है। बन गई दो अलग अलग कोशिकाएं। वाह, ये तो हुई कोशिका चक्र और एम अवस्था की पूरी कहानी। लेकिन क्या सारी कोशिकाएं हमेशा ऐसे ही बढ़ती हैं? आपने कहा था 3 तरह के विभाजन होते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके हैं। मेनली 3 टाइप हैं: असूत्री विभाजन यानी अमाइटोसिस, सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। सबसे पहले असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। नाम से तो लग रहा है ये सबसे सीधा साधा तरीका होगा। हाँ, बिल्कुल, ये सबसे सरल है। इसमें वो एम अवस्था वाली जटिल कहानी, प्रोफेज, मेटाफेज वगैरह वो सब नहीं होता। ये ज्यादातर सिंगल सेल वाले या बहुत सरल जीवों में होता है, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यीस्ट, अमीबा। अच्छा, तो इसमें होता क्या है? इसमें बस न्यूक्लियस लंबा होता है, बीच से पिचकता है और दो में बढ़ जाता है। फिर साइटोप्लाज्म भी बढ़ जाता है। कोई क्रोमोसोम बनना, स्पिंडल फाइबर बनना, ऐसा कुछ नहीं, सीधा बंटवारा। काफी सिंपल। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप पर, सूत्री विभाजन, माइटोसिस। ये नाम तो बहुत सुना है। शायद यही है जिससे हमारे शरीर की कोशिकाएं बढ़ती हैं। स्रोत में लिखा था, वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में इसे खोजा था। बिल्कुल सही। माइटोसिस हमारी कायिक कोशिकाओं में होता है, सोमैटिक सेल्स। मतलब हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका, सिवाय जनन कोशिका बनाने वाली सेल्स के। अभी हमने जो पूरी कहानी सुनी ना, इंटरफेज और एम फेज की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो असल में माइटोसिस का ही प्रोसेस था। अच्छा, इसका मेन मकसद है जेनेटिक स्थिरता। मतलब इससे जो दो नई कोशिकाएं बनती हैं, वो जेनेटिकली अपनी मां कोशिका की एकदम कॉपी होती हैं। क्रोमोसोम का नंबर भी सेम रहता है। तो ये कॉपी बनाने वाला विभाजन क्यों जरूरी है? इसका क्या काम है? इसके कई काम हैं। पहला तो ग्रोथ। हम एक सेल से इतने बड़े शरीर वाले बनते हैं, वो माइटोसिस से ही सेल का नंबर बढ़ने से होता है। दूसरा रिपेयर, मरम्मत। जैसे आपने पूछा था ना, चोट लगने पर त्वचा कैसे ठीक होती है, हाँ, वो माइटोसिस से ही नई स्किन सेल्स बनती हैं, जो पुरानी जैसी ही होती हैं। कुछ जीवों में तो पूरे अंग वापस उग जाते हैं, जैसे छिपकली की पूंछ, वो भी इसी की वजह से। लेकिन इसका कोई डार्क साइड भी है। स्रोत में कैंसर का भी जिक्र था। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। माइटोसिस वैसे तो बहुत कंट्रोल में चलता है, पर अगर ये कंट्रोल बिगड़ जाए और सेल्स बिना रुके बेसाब बढ़ने लगें, तो वही कैंसर कहलाता है। कोशिकाएं बस डिवाइड होती जाती हैं और गांठें यानी ट्यूमर बना लेती हैं। तो जो प्रोसेस जिंदगी देता है, वही अनकंट्रोल्ड होकर जानलेवा बन सकता है। सब कुछ कंट्रोल पर है। ये समझना तो वाकई बहुत जरूरी है कि कैसे एक जरूरी प्रक्रिया का संतुलन बिगड़ जाए तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। स्रोत के हिसाब से फार्मर और मूर ने 1905 में इसे खोजा था और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा है। एकदम सही।
मियोसिस सिर्फ उन जीवों में होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और उनमें भी सिर्फ खास सेल्स में, जर्म सेल्स। पौधों में जो परागकण और बीजांड बनाते हैं, और जानवरों में जो स्पर्म और एग बनाते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। अगर शुरुआती सेल में क्रोमोसोम के n जोड़े हैं, यानी 2n डिप्लॉइड, तो इससे बनने वाली सेल्स में सिर्फ n क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड। क्रोमोसोम का नंबर आधा, ये कैसे होता है? क्या ये भी चरणों में होता है? हाँ, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का जिक्र था। हाँ, मियोसिस 2 हिस्सों में पूरा होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। क्रोमोसोम का नंबर आधा असल में मियोसिस 1 में ही हो जाता है। इसीलिए मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, संख्या कम करने वाला। अच्छा, रिडक्शनल डिवीजन। और मियोसिस 1 का पहला चरण, प्रोफेज 1, वो माइटोसिस के प्रोफेज से कहीं ज्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें बहुत खास चीजें होती हैं। प्रोफेज 1 ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या खास होता है उसमें? वो 5 उपावस्थाएं बताई थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन। हाँ, बिल्कुल। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। नाम शायद उतने जरूरी ना हो, पर होता क्या है वो समझते हैं। शुरू में क्रोमोसोम दिखने लगते हैं, लेप्टोटीन। फिर हर क्रोमोसोम अपने जोड़ीदार को ढूंढता है, एक माँ से मिला, एक पिता से। इन्हें होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये जोड़े बना लेते हैं। इस जोड़े बनाने को सिनेप्सिस कहते हैं, जाइगोटीन। सिनेप्सिस, ठीक है। अदला बदली होती है। अदला बदली किस चीज की? उनके हिस्सों की, जीन्स की अदला बदली। आप सोचिए, जैसे ताश के पत्ते फेंटते हैं ना, मिक्सिंग होती है। इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। यही वो चीज है जो भाई बहनों को माँ बाप जैसा होते हुए भी एक दूसरे से अलग बनाती है। यही पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशन लाती है। और श्रोत ने यह खासतौर पर बताया है कि क्रॉसिंग ओवर पैचीटीन अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब यहीं पे माता पिता के गुणों का वो मिक्सचर तैयार होता है, जिससे बच्चों में विभिन्नता आती है। कमाल है। इसके बाद क्रॉसिंग ओवर के बाद वो जो जोड़े बने क्रोमोसोम एक दूसरे से हटने लगते हैं, पर उन जगहों पर जुड़े रहते हैं जहां अदला बदली हुई थी। वो एक्स जैसे कनेक्शन दिखते हैं, उन्हें क्याज़मेटा कहते हैं, डिप्लोटीन। और आखिर में डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम और सिकुड़ते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, और वो मियोसिस 1 के अगले चरण के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप रे, ये तो सिर्फ प्रोफेज 1 ही इतना डिटेल था। तो मियोसिस 1 के बाकी चरणों में क्या होता है? क्या वो माइटोसिस जैसे हैं? प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज आई, एनाफेज आई और टीलोफेज आई आते हैं। फर्क यह है कि मेटाफेज आई में क्रोमोसोम के जो जोड़े बीच में लाइन लगाते हैं, अकेले क्रोमोसोम नहीं। अच्छा, जोड़े लाइन लगाते हैं। हाँ, और एनाफेज आई में ये जोड़े अलग होते हैं। पूरा का पूरा क्रोमोसोम अपनी कॉपी के साथ एक तरफ जाता है और उसका जोड़ीदार दूसरी तरफ। यहां सेंट्रोमेयर नहीं टूटता। अच्छा, तो यहीं पर? हाँ, यहीं पर असल में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, क्योंकि हर नए सेल में, हर जोड़े में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जाता है। टीलोफेज आई के आखिर तक 2 सेल्स बन जाती हैं, और दोनों में क्रोमोसोम का नंबर आधा हैप्लॉइड हो चुका होता है। समझ गई। तो मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स हैं, दोनों हैप्लॉइड। अब मियोसिस 2 क्यों? उसकी क्या जरूरत है? मियोसिस 2 बिल्कुल, या कहिए काफी हद तक माइटोसिस जैसा ही है। इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस 1 से जो 2 हैप्लॉइड सेल बनी, वो दोनों अब मियोसिस 2 से गुजरती हैं। इसमें भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 होते हैं। मेन घटना एनाफेज 2 में होती है। यहाँ पर बिल्कुल माइटोसिस की तरह क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर टूटते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होकर अपोजिट पोल्स पर जाती हैं। अच्छा, यहाँ क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। हाँ, तो इस पूरी प्रक्रिया के अंत में शुरू की एक डिप्लॉइड सेल से कुल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाती हैं। और यही 4 हैप्लॉइड सेल्स जानवरों में स्पर्म या एग बनती हैं, या पौधों में स्पोर्स। फिर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और एग मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्रोमोसोम का नंबर फिर से पूरा डिप्लॉइड 2n हो जाता है और नए जीवन की शुरुआत। क्या गजब की व्यवस्था है। तो अगर हम आज के इस पूरी बातचीत को समेटें, तो हमने देखा कि कोशिका चक्र सिर्फ बंटवारा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कंट्रोल्ड, सधी हुई प्रक्रिया है, जिसमें विभाजन से पहले एक लंबी तैयारी होती है, इंटरफेस, और उसमें भी एस फेज, जिसमें डीएनए बनता है, वो सबसे खास है। बिल्कुल। और फिर हमने विभाजन के 3 अलग अलग तरीके देखे। एक असूत्री विभाजन, जो सरल जीवों में होता है।
सीधा साधा बंटवारा। हम्म। दूसरा सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में होता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए। ये बिल्कुल कॉपी बनाता है, पर यही अगर बिगड़ जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो कैंसर। हम्म। और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, क्रोमोसोम का नंबर आधा करता है और पैचेटिन स्टेज में होने वाले क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन लाता है, जो विकास के लिए बहुत जरूरी है। हर तरह का अपना मकसद है, अपना महत्व। आज हमने सच में कोशिका के अंदर झांक कर देखा कि कैसे जिंदगी चलती है, बढ़ती है, बदलती है। ये सोचना भी हैरान करता है कि ये कितनी कितनी खूबसूरती से डिजाइन की हुई प्रक्रियाएं हैं। हाँ बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक बात जो सोचने वाली है वो ये कि कोशिका चक्र पर यह नियंत्रण कितना कितना नाजुक और कितना महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, अगर एस फेज में डीएनए कॉपी करने में जरा सी गड़बड़ हो जाए या एनाफेज में क्रोमोसोम बराबर ना बटें, तो क्या होगा? हाँ। छोटी सी गलती के भी कितने बड़े नतीजे हो सकते हैं, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम से लेकर कैंसर जैसी बीमारियां तक। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये जीवन को बनाए रखने वाली एक बहुत ही सटीक, बहुत बारीकी से जांची परखी जाने वाली व्यवस्था है। इस कंट्रोल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और उसके बैलेंस का महत्व, इस पर सोचना हमें इस अद्भुत प्रक्रिया की गहराई का एहसास कराता है। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही।